हेलो बेटा। हेलो हेलो। कैसे हैं बच्चे आप लोग? माई सेल्फ अशमीत सिंह। मैं सीए फाउंडेशन में आप लोगों के साथ आज बात करूंगा बेटा। सीए फाउंडेशन के 4 पेपर्स हैं, आपको सबको पता होगा। हमारे पास सीए फाउंडेशन में 4 पेपर्स हैं। ठीक है, मैं पेपर्स को शॉर्ट में बोलूं या बड़ा बड़ा बोलूं? शॉर्ट में बोलता हूं सर। पहला पेपर अकाउंट्स का है, दूसरा पेपर लॉ का है, तीसरा आपका मैथ्स का पेपर है और एक पेपर आपका इकोनॉमिक्स का है। मैंने शॉर्ट में बोला, ठीक है बच्चों। पेपर 1 अकाउंट्स, पेपर 2 लॉ, पेपर 3 मैथ्स एंड पेपर 4 इकोनॉमिक्स। हमने अकाउंट्स 12th क्लास में पढ़ा है। एक मैथ्स कईयों ने 10th तक पढ़ा है, कईयों ने 12th तक पढ़ा है। इकोनॉमिक्स 11 12th में पढ़ी है, मैथ्स भी 11 12th में पढ़ा है, सॉरी अकाउंट्स भी 11 12th में पढ़ा है, इकोनॉमिक्स भी 11 12th में पढ़ी है। लॉ अभी तक कहीं नहीं पढ़ा। क्या मैं बोल सकता हूँ लॉ की अभी हमें कोई नॉलेज नहीं है? जीरो नॉलेज, हमें पता ही नहीं लॉ क्या होता है। बिल्कुल सर, हमने 11 12th में अकाउंट्स पढ़ा, मैथ्स पढ़ा, इकोनॉमिक्स पढ़ी, लेकिन लॉ के बारे में हमें कुछ नहीं पता। तो घबरा क्यों रहे हो नहीं पता? तो आई एम देयर टू हेल्प यू, आई एम योर लॉ टीचर। मैं आपके साथ लॉ में बात करूंगा और मैं वादा करता हूं आपको कि आप लॉ में परफेक्ट हो जाओगे। यू विल बी वेरी गुड इन लॉ। सर लॉ भी एक थ्योरी पेपर है इकोनॉमिक्स की तरह? हाँ भाई, ये भी थ्योरी है। सर बड़ा बोरिंग होगा। आपको लगता है बोरिंग होगा? इट्स अ प्रैक्टिकल पेपर है थ्योरी, लेकिन एक ऐसी थ्योरी जिसका प्रैक्टिकल से बहुत रिलेशन है। अंदर की बात बताऊं, एक ऐसी थ्योरी जो प्रैक्टिकल से रिलेटेड है। आपको पता है अकाउंट्स क्या है? सर अकाउंट्स प्रैक्टिकल पेपर है हमारा, लेकिन आपको पता है अकाउंट्स जो बनाया गया है वो लॉ के बेसिस पे बनाया गया है। मतलब लॉ में थ्योरी लिखी है, उसका प्रैक्टिकल अकाउंट्स है। लॉ है थ्योरी का पेपर, लेकिन पढ़ेंगे उसको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से, हर चीज के लॉजिक के साथ उसको पढ़ेंगे, बहुत मजा आएगा। क्लियर? मैं आपका लॉ का पेपर डिस्कस करूंगा। पेपर नंबर 2 है बेटा लॉ, बिजनेस लॉ एंड बीसीआर। मेरा डाउट पेपर 2 बिजनेस लॉ एंड बीसीआर है। मेरा सवाल, बिजनेस लॉ में हम लॉ की बात करेंगे, बीसीआर में हम कम्युनिकेशन, बिजनेस कम्युनिकेशन की बात करेंगे, इंग्लिश के पैराग्राफ वगैरह की बात करेंगे। इंग्लिश में पैराग्राफ कैसे लिखे जाते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव पैसेजेस कैसे अटेंड किए जाते हैं। मेरा डाउट, हम सारा इंग्लिश की और कम्युनिकेशन की बात करेंगे बीसीआर के पोर्शन में। मैं बीसीआर आपको नहीं पढ़ाऊंगा। बीसीआर के लिए हमारे अलग से टीचर होंगे जिनकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, वो आपको बीसीआर पढ़ाएंगे। अपनी इंग्लिश ठीक है, ऐसा नहीं कि अपनी इंग्लिश खराब है, ऐसे नहीं बोलूंगा मैं। हाँ, मैं क्यों बोलूं मेरी इंग्लिश खराब है? बस क्या बात है, इंग्लिश के जो टीचर्स हैं ना वो ये पेपर पढ़ाएं तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि कॉम्प्रिहेंसिव पैसेजेस वगैरह, मेरा डाउट नोट मेकिंग वगैरह, ये इंग्लिश के टीचर ज़्यादा अच्छा पढ़ा सकते हैं लॉ के टीचरों से। तो ये पोर्शन आपको बीसीआर का पोर्शन इंग्लिश के हमारे एक्सपर्ट टीचर पढ़ाएंगे। पेपर 100 नंबर का होगा, ठीक है बेटा। मेरा सवाल, जिसमें 60 मार्क्स का आपका लॉ रहेगा, 40 मार्क्स का आपका इंग्लिश का पोर्शन रहेगा। हमारा पेपर 100 नंबर का होगा। हमारा पेपर ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, हमारा पेपर सब्जेक्टिव होगा। हमने सब्जेक्टिव लिखना है। अगर आपको पता हो, इकोनॉमिक्स और मैथ्स आपके 2 ऑब्जेक्टिव पेपर हैं, लेकिन अकाउंट्स और लॉ आपके सब्जेक्टिव पेपर हैं। मतलब इनमें आपको पूरा पूरा लिखना पड़ेगा। दे आर नॉट ऑब्जेक्टिव पेपर्स। आपका लॉ का पेपर एक ऑब्जेक्टिव पेपर नहीं, बल्कि एक प्रॉपर सब्जेक्टिव पेपर है। एक और बात, लॉ की इंपॉर्टेंस कितनी है आप इस बात से अंदाजा लगा लो। सीए फाउंडेशन में भी लॉ पढ़ेंगे, है ना? अच्छा चलो ऐसे बताओ, इनमें से कौन कौन सा पेपर आपको आगे देखने को मिलेगा? अकाउंट्स आपको फाउंडेशन के बाद सीए इंटर जो हमारा सेकेंड लेवल है उसमें भी मिलेगा, सीए फाइनल में भी अकाउंट्स मिलेगा, यानी तीनों लेवल्स पे अकाउंट्स आपको मिलेगा। लॉ भी तीनों लेवल्स पे मिलेगा आपको। फाउंडेशन में भी लॉ पढ़ोगे, सीए इंटर में भी लॉ पढ़ोगे और सीए फाइनल में भी लॉ पढ़ोगे। व्हाट अबाउट मैथ्स? मैथ्स सिर्फ फाउंडेशन में मिलेगा बेटे, इंटर और फाइनल में इसकी कोई जगह नहीं है। इंटर क्रॉस, फाइनल क्रॉस। तो सीए फाउंडेशन में ही केवल मैथ्स पढ़ना है, नहीं पढ़ना आगे। इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स फाउंडेशन में पढ़ना है। इंटर में थोड़ा सा पढ़ना है, थोड़ा सा पोर्शन पढ़ना है इकोनॉमिक्स का, पूरा नहीं पढ़ना। इकोनॉमिक्स का पूरा पेपर नहीं है, इंटर में थोड़ा सा पोर्शन है, फाइनल में तो बिल्कुल भी नहीं है इकोनॉमिक्स।
तो मेरा सवाल, आप सिर्फ मेरे पेपर पे फोकस करो। मेरा ये पेपर लॉ फाउंडेशन में भी है, इंटर में भी है, फाइनल में भी है, यानी लॉ की कितनी इंपॉर्टेंस है साहब, तीनों लेवल्स पे पढ़ना है। तो क्या इसका बेस अच्छा होना चाहिए हमारा? फाउंडेशन में बेस अच्छा बनेगा तभी इंटर में लॉ अच्छा समझ आएगा, और फाइनल में ले जाके हम बिल्कुल एडवांस लेवल पढ़ेंगे तो मजा आ जाएगा। सर मैं तीनों लेवल्स पढ़ाता हूं, फाउंडेशन, इंटर, फाइनल। ऐसा नहीं है कि मैं फाउंडेशन का टीचर हूं, मैं आपको तीनों लेवल्स पढ़ाऊंगा। क्लियर? मेरा सवाल, आइए फिलहाल हम फाउंडेशन की बात करेंगे। तो मेरा डाउट पहले तो आपको क्लियर है कि हमारा पेपर क्या है, बिजनेस लॉ। यस बेटा, मेरा सवाल, मेरी आवाज क्लियरली सबको समझ आ रही है? हमारा पेपर हमें क्लियर है कि भाई पेपर क्या है, बिजनेस लॉ का पेपर है बच्चे। यस, मेरा डाउट पॉइंट नंबर सेकंड, सर अब ये बताइए हमारे पेपर का नाम आप बिजनेस लॉ का पोर्शन करवाएंगे? जी बेटा। सर इसमें आप हमें कितने लॉ पढ़ाएंगे? बिजनेस लॉ में हम 5 लॉ पढ़ेंगे। 5 लॉ कौन कौन से पढ़ेंगे? ध्यान से सुनना आपका सिलेबस। सबसे पहले पढ़ेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, जिसकी एग्जामिनेशन वेटेज 22 मार्क्स है। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की वेटेज 22 मार्क्स की है। हाँ बेटा। उसके बाद पढ़ेंगे सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। हाँ जी, मेरा डाउट, इसकी वेटेज 16 मार्क्स की है। उसके बाद पढ़ेंगे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। इसकी भी वेटेज 16 मार्क्स की है भैया। इसके बाद पढ़ेंगे कंपनीज एक्ट, कंपनीज एक्ट 2013। इसकी वेटेज 13 मार्क्स की है। और उसके बाद लास्ट पढ़ेंगे लिमिटेड लायबिलिटी एक्ट 2008। इसकी वेटेज कम है, 16 नंबर, सॉरी 5 नंबर। सर ये तो 72 मार्क्स हो गया टोटल। आपने तो बोला था लॉ 60 मार्क्स का होगा। हाँ बेटा, 72 मार्क्स का पेपर आएगा। आपको चॉइस होगी पेपर में, 72 में से आपको 60 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करना होगा। आपको पेपर 72 मार्क्स का मिलेगा, लॉ का पेपर, जिसमें से आपको एक क्वेश्चन की चॉइस होगी, मतलब चॉइस होगा पेपर के अंदर, और आपको 72 में से लॉ 60 मार्क्स का ही अटेम्प्ट करना होगा। 12 नंबर का पेपर चॉइस में होगा, आपको मल्टीपल चॉइस मिलेगी। मैं अभी नहीं बता पाऊंगा चॉइस कैसे होगी, चॉइस होगी पेपर में, या चलो बता देता हूं 72 मार्क्स का पेपर कैसे होगा। मेरा डाउट सुनिएगा बेटा, पेपर में 6 क्वेश्चन होंगे, हर क्वेश्चन 12 मार्क्स का होगा। कोई बच्चा बताएगा जब 12 मार्क्स के 6 क्वेश्चन हो तो कितना होता है? 72 मार्क्स। आपके 6 क्वेश्चन होंगे, आपको 5 अटेम्प्ट करने होंगे, अटेम्प्ट 5 क्वेश्चंस। 12 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, 5 अटेम्प्ट करेंगे तो कितने नंबर हो गए? 60। हमें 6 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे लॉ के पेपर में, 12 मार्क्स का हर क्वेश्चन होगा। सर 12 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, मतलब उसके अंदर 2-3 पार्ट्स होंगे, मिला के एक क्वेश्चन 12 मार्क्स का होगा। तो मेरा सवाल, इसमें से हमारे को, इन 6 क्वेश्चनों में से हमारे को 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो मेरा डाउट 72 मार्क्स के लॉ के पेपर में से हमें 60 मार्क्स का लॉ अटेम्प्ट करना है बेटा। हमें कितने लॉ पढ़ने हैं? 1 2 3 4 5। फिर से देखो कौन सा लॉ? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, कंपनीज एक्ट 2013, लिमिटेड लायबिलिटी एक्ट। कुल मिला के हमें ये 5 लॉ पढ़ने हैं बेटा। क्या बात क्लियर? मेरा सवाल, चलिए अपन को पेपर का मतलब क्लियर है कि पेपर में क्या है, कितने नंबर का है, कितने क्वेश्चंस आएंगे, हमें कितने अटेम्प्ट करने हैं, ये बातें सारी क्लियर है। फिर भी जब हम क्लासेस चलाएंगे तो हम क्लासेस में पेपर के बारे में और बातें करते रहेंगे, लेकिन फिलहाल हम अपना सब्जेक्ट अब स्टार्ट करते हैं बच्चे। हमारा पहला लॉ है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। मेरा सवाल, हमारा पहला लॉ है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट।
बच्चे, हमारा पहला लॉ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इसको शुरू करने से पहले मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं सब बच्चों से, व्हाट इज लॉ? आप अब एक बात का जवाब दोगे मुझको, व्हाट इज लॉ? हम अक्सर बोलते हैं लॉ, लॉ होता क्या है? सर ध्यान से जवाब सुनना, लॉ रेफर्स टू, व्हाट इज लॉ? लॉ रेफर्स टू रूल्स मेड बाय एनी अथॉरिटी, law refers to rules made by any authority for conduct of society. मैंने ये बिल्कुल देसी भाषा लिखी अपने मन से, किसी किताब की डिक्शनरी डेफिनेशन नहीं लिखी मैंने। व्हाट इज लॉ? सब बच्चे मेरे साथ पढ़ना। लॉ किसको बोलते हैं? रूल्स को। जो पापा ने बनाए? नहीं नहीं, किसी अथॉरिटी ने बनाए, किसी अथॉरिटी ने बनाए। एग्जाम्पल गवर्नमेंट ने बनाए। किसके लिए? हमारी सोसाइटी के लिए। हमारी सोसाइटी को चलाने के लिए जब अथॉरिटी, अथॉरिटी मतलब कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी, प्राइवेट अथॉरिटी लॉ नहीं बना सकती बेटा। गवर्नमेंट ने कभी भी कोई रूल्स बनाए हैं हमारी समाज के लिए, उन रूल्स को लॉ का नाम दिया जाता है बेटा। कोई भी रूल्स जो गवर्नमेंट ने बनाए हैं हमारे समाज के लिए, हमारे समाज के कंडक्ट के लिए, ताकि सोसाइटी स्मूथली काम कर सके, सोसाइटी में सब कुछ सही रहे, उस सबको बोलेंगे, उन सारे रूल्स को बोलेंगे बेटा लॉ। मेरा डाउट, लॉ, पहला क्वेश्चन, लॉ क्या होते हैं? लॉ रूल्स होते हैं। कौन बनाता है? अथॉरिटी बनाती है। क्यों बनाती है? हमारी सोसाइटी को स्मूथली चलाने के लिए। मेरा सवाल, आप सब बच्चे मुझे बताओ, सोसाइटी, हमारे समाज में दिक्कतें ना आए, प्रॉब्लम्स खड़ी ना हो, उसके लिए लॉ बनाए जाते हैं। मेरा डाउट, अब आप ही बताइए ना मेरे को, हमारे देश में लोग मर्डर कर देते हैं, क्राइम कर देते हैं, फिर उनको पनिशमेंट देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? सर मर्डर कर रहे हैं, क्राइम कर रहे हैं तो पनिशमेंट देना चाहिए। इसके लिए लॉ बना इंडियन पीनल कोड। इंडियन पीनल कोड एक क्रिमिनल लॉ है, नाम से समझ आएगा ये क्रिमिनल लॉ है। पहला सवाल, क्या इसमें रूल्स लिखे हैं? जी सर। किसने बनाया है? गवर्नमेंट ने बनाया है। क्यों बनाया है? ताकि सोसाइटी को पहले बता दिया जाए कि क्राइम मत करना, नहीं तो सजा मिलेगी। जैसे इसमें लिखा है, अगर आपने किसी का मर्डर कर दिया तो आपको लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो जाएगी। मेरा सवाल, अब रूल लिख दिए ताकि सोसाइटी संभल के चले भाई लोग। मेरा डाउट, भाई मर्डर मत कर देना, नहीं तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो जाएगी भाई साहब। सोसाइटी के लोगों ध्यान रखना। मेरा सवाल, एक और लॉ सुनाता हूं, मोटर व्हीकल एक्ट। मोटर व्हीकल एक्ट किसने बनाया? मोटर व्हीकल एक्ट में भी रूल्स लिखे हैं, किसने बनाई? सरकार ने बनाई। किसके लिए बनाए? हम सबके लिए। इसमें लिखा, भैया ओवर स्पीडिंग मत करना, गाड़ी या स्कूटर बहुत तेज मत चलाना, नहीं तो चालान कट जाएगा। सीट बेल्ट बिना पहने गाड़ी चलाओगे तो चालान कट जाएगा। बिना हेलमेट पहने गाड़ी चलाओगे तो चालान कट जाएगा। ये रूल्स किसने लिखे हैं? आपने या मैंने नहीं लिखे, ये गवर्नमेंट ने लिखे हैं, ताकि लोग सही से रहे, लोगों की सेफ्टी रहे। बच्चों, लोग गाड़ी तेज चलाएंगे, एक्सीडेंट होगा, मर जाएंगे। बिना हेलमेट के गाड़ी चलाएंगे, मर जाएंगे। उनको पहले ही रूल्स में बता दिया गया, भैया ये काम मत करना, नहीं तो चालान लगेगा। चालान लगाना, गवर्नमेंट चालान में तुमसे फाइन लेगी। फाइन लेना गवर्नमेंट की इंटेंशन नहीं है। गवर्नमेंट तुम्हारे से फाइन लेके अमीर नहीं होगी, तुम्हें डरा रही है। तुम्हें जेल में डाल के गवर्नमेंट अमीर नहीं होगी, तुम्हें डरा रही है कि ये काम मत करना, नहीं तो बेटा सजा मिलेगी तुम्हारे को। मेरा सवाल, ताकि सोसाइटी सही से काम करती रहे। बच्चों, अगर लॉ नहीं होते तो बताओ, कोई भी किसी को जान से मार देता, डर ही ना होता, जंगल राज चलता। अब जंगल में कोई जानवरों पे कोई लॉ थोड़ी ना लगता है बेटा। शेर को जिसका शिकार करना हो वो कर देगा, उसको थोड़ी ना लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो जाएगी किसी का शिकार करने पे। क्या बात सही है? जानवरों पे, जंगलों में कोई लॉ नहीं होता। अगर हमारे समाज में भी लॉ नहीं होता तो हमारा समाज भी तो जंगल बन जाता बच्चों। क्या बात क्लियर? पहले जमाने में क्या होता था? पहले जमाने में जब राजा रानियों का राज होता था तो महाराज जो राजा होते थे, वो राजा लोग लॉ वगैरह नहीं बनाते थे। कोई बंदा गलत काम करता था उनके राज में तो उसको सजा सुना देते थे, तूने चोरी करी, जा तेरे को 6 महीने जेल में रखना, जेल की सजा। राजा लोग लॉ नहीं लिखते थे, लेकिन वो अपने हिसाब से सजा सुना देते थे। लेकिन जब अंग्रेजों का दिमाग आया, अंग्रेज आए, उन्होंने कहा नहीं यार, पहले लॉ लिख दो, लोगों को बोलो इसको मान लेना भाई, नहीं तो फिर फाइन और पनिशमेंट्स के लिए चालान तैयार बैठना। तो मेरा डाउट, ये दिमाग अंग्रेजों का था दोस्तों, कि इस तरह से रूल्स बनाए जाएं ताकि सोसाइटी में प्रॉब्लम्स ना खड़ी हो। प्रॉब्लम्स खड़ी हो, लॉ में उस प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन लिखा हो।
बच्चों मेरा डाउट, अब ध्यान से सुनना, मेरा डाउट, आपको मैंने पूछा व्हाट इज लॉ, आपने जवाब दिया लॉ कुछ रूल्स होते हैं जो अथॉरिटी बनाती है ताकि सोसाइटी स्मूथली अपना काम कर सके। आई होप बेटा मेरे पहले क्वेश्चन का जवाब क्लियर है। अथॉरिटी का फिलहाल मतलब है गवर्नमेंट बनाती है, ठीक है बेटा। तो व्हाट इज लॉ, क्या आपको यहां तक बात समझ आ गया? व्हाट इज लॉ? सर हम कुछ लिखें आपके साथ? अगर पेपर पेन लेके बैठे हो तो वेरी गुड, आप क्लास ले रहे हो, पेपर पेन तो होना चाहिए, ये कोई मूवी थोड़ी ना चल रही है कि बस यूं बैठ गए। आपको नोट्स बनाने चाहिए मेरे साथ, और मैं तो लॉ आपको पूरा लिखवाऊंगा। मैं बुक से रीड नहीं करता लॉ, मैं पूरी हाथ से एक चीज लिखवाना पसंद करता हूं। तो लॉ रेफर्स टू रूल मेड बाय एन अथॉरिटी फॉर द कंडक्ट ऑफ सोसाइटी। सब लोग इसको लिख लो, या अब रह गया लिखना तो कोई बात नहीं, स्क्रीनशॉट ले लो, अभी मेरा सवाल लिख लेना। अब आओ सर, लॉ रूल्स होते हैं जो अथॉरिटी बनाती है। क्लास हमारे देश में अगला सवाल, अब हम पढ़ रहे हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। सब बच्चे बोर्ड पे देखो, बात आई कॉन्ट्रैक्ट की। मेरा सवाल व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट? नाउ ध्यान से सुनना, व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट? कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? ध्यान से सुनना, एक ए है और एक बी है। ए ने बी को ऑफर दी, ध्यान से सुनना, ए ने बी को क्या दी? ऑफर दी। बी क्या अपनी गाड़ी मुझे बेचेगा? बी के पास एक कार है, ए को बहुत पसंद है बी की कार, ए ने बी को ऑफर दी, क्या अपनी कार मुझको बेचेगा? मेरा सवाल, मैं तेरी कार खरीदना चाहता हूं 5 लाख रुपए में, क्या मुझे अपनी कार बेचेगा? ए ने ऑफर दिया, बी ने कहा अरे ए मेरी कार 5 लाख में खरीदना चाहता है। बी ने कहा यस मैं बेच दूंगा। बी ने अपनी एक्सेप्टेंस दे दी। दोस्तों ए ने ऑफर दी, क्या तो मुझे अपनी कार 5 लाख में बेचेगा? बी ने कहा हाँ मैं बेच दूंगा। दोस्तों ए ने बोला मुझे गाड़ी इस मंथ के एंड तक चाहिए, बी बोला दे दूंगा। डाउट आंसर करना, किसने ऑफर दी, किसने एक्सेप्टेंस दी? ए ने ऑफर दी, क्या मुझे अपनी गाड़ी बेचेगा? बी ने एक्सेप्टेंस दी, हाँ भाई बेचूंगा। सब बच्चे बोर्ड पे बताना, ए ने ऑफर दी और बी ने एक्सेप्टेंस दी। ए ने ऑफर दी, क्या बी मुझे अपनी गाड़ी बेचेगा? बी ने कहा हाँ भाई बेच दूंगा। ए ने जब ऑफर दी, बी ने एक्सेप्टेंस दी, तो इनके बीच में बन गया एग्रीमेंट। इनके बीच में बन गया एग्रीमेंट। आई रिपीट माई वर्ड्स, इनके बीच में बन गया एग्रीमेंट। व्हाट इज एग्रीमेंट? ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू एग्रीमेंट। एग्जाम्पल 1, एग्रीमेंट के कुछ और एग्जाम्पल। ए ने बी को ऑफर दी, या ए ऑफर दे रहा है बी को, बी भाई एप्पल्स खरीदेगा? एप्पल्स खरीदेगा 1 kg एप्पल 200 रुपीज का। ए एप्पल बेच रहा है, ए ने बी को ऑफर दी, क्या एप्पल्स खरीदेगा 500 रुपए के? बी बोला हाँ भाई दे दे। मेरा डाउट, ए ने ऑफर दी, बी ने एक्सेप्ट कर ली। जवाब दीजिए, ए बोला क्या मेरे एप्पल्स खरीदेगा 200 रुपीज kg? बी बोला हाँ दे दे भाई। ए ने ऑफर दी, बी ने एक्सेप्ट करा, ए की ऑफर को बी ने एक्सेप्ट करा। मैं बोलूंगा बेटा अगेन, ए की ऑफर को जब बी एक्सेप्ट कर लेगा, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू एग्रीमेंट। तुमने मुझे ऑफर दी, अश्मीत सर क्या हमें पढ़ा दोगे? तुमने मुझे ऑफर दी, मैंने कहा ठीक है बेटा मैं पढ़ा दूंगा। स्टूडेंट ने मुझे ऑफर दी, क्या अश्मीत सिंह हमें पढ़ा दोगे? मैंने कहा ठीक है बेटा पढ़ा दूंगा। टीचर ने एक्सेप्टेंस दी, हाँ बेटा पढ़ा दूंगा। हमारे बीच में क्या बन गया बेटा? बोलो एग्रीमेंट। तो व्हाट इज एग्रीमेंट? ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू एग्रीमेंट। एक और एग्जाम्पल, लास्ट एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल, 2 3 4। बेटा अपने पास एग्जाम्पल्स का भंडार है, हम एग्जाम्पल्स जितने बोलोगे उतने देंगे। आप सुनते रहो, थक जाओगे आप एग्जाम्पल सुन के, मेरे को प्रॉब्लम नहीं है। आई एम टीचिंग फ्रॉम लास्ट 13 to 15 ईयर्स। फॉर्मली मैंने 2008 में पढ़ाना शुरू कर दिया था, 2008 में, इट्स 2021, समवेयर अराउंड 13-14 ईयर्स का तजुर्बा आ गया बेटा अब तो। मेरा डाउट, अब बोर्ड पे प्लीज देखना जरा। एक और एग्जाम्पल, वाइफ ने हस्बैंड को ऑफर दी, सुनो जी शाम को आओगे डिनर पे चलें? हस्बैंड बोला कोई दिक्कत नहीं है, आ जाएंगे, चलेंगे बाहर डिनर पे। हस्बैंड ने एक्सेप्ट करा। दोस्तों जवाब देना, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू एग्रीमेंट। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू एग्रीमेंट। तो सब बच्चे बताओ व्हाट इज एग्रीमेंट? एक बार मेरे साथ बोलो, व्हाट इज एग्रीमेंट? ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू एग्रीमेंट। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू एग्रीमेंट। सब बच्चे अब ध्यान से सुनना। हाँ जी, यहां तक अपन को क्लियर है बच्चों। एग्रीमेंट कैन बी ऑफ 2 टाइप्स।
एग्रीमेंट कैन बी ऑफ टू टाइप्स क्लास। एग्रीमेंट या तो सोशल नेचर का होगा, सोशल या डोमेस्टिक, या फिर कमर्शियल नेचर का होगा। सोशल एग्रीमेंट या डोमेस्टिक एग्रीमेंट, मतलब सोशल एग्रीमेंट या डोमेस्टिक एग्रीमेंट। दूसरा कमर्शियल, कमर्शियल मतलब बिजनेस से रिलेटेड। बच्चों मैं तुझे कार, पहला एग्जांपल गाड़ी का, कार सेल, कार सेल एक प्यार मोहब्बत का एग्रीमेंट है, सोशल या डोमेस्टिक, या बिजनेस का एग्रीमेंट है। सर बिजनेस पैसे लेने देन, पैसे लेन देन की बात हो रही है सर, कमर्शियल है सर, बिजनेस है। कार सेल कमर्शियल एग्रीमेंट है। एप्पल बेचना, सर एप्पल भी तो बाजार में सामान बिक रहा है, वो भी कमर्शियल एग्रीमेंट है। सर टीचर स्टूडेंट को पढ़ाएगा, बेटे फीस वगैरह की बात है, कमर्शियल नेचर का एग्रीमेंट है। टीचिंग भी कमर्शियल नेचर का एग्रीमेंट है। हस्बैंड बोला शाम को डिनर पे चलेंगे, ये जो एग्रीमेंट हस्बैंड वाइफ के बीच में हुआ, ये प्यार मोहब्बत का एग्रीमेंट है, इसमें कोई कमर्शियल नेचर नहीं है, व्यापार नहीं है। तो इसका मतलब ये जो डिनर वाला एग्रीमेंट है, ये कमर्शियल नेचर का एग्रीमेंट है। क्या बात क्लियर? लॉकअप है। अब अगली बात सुनना, डिनर का एग्रीमेंट इज नॉट इनफोर्सेबल बाय लॉ। डिनर का एग्रीमेंट इज नॉट इनफोर्सेबल बाय लॉ, मतलब अब इस लाइन को समझेंगे सब बच्चे। सोशल एग्रीमेंट इज नॉट इनफोर्सेबल बाय लॉ, मतलब क्या हुआ बेटा जरा बताना, वाइफ ने क्या ऑफर दी थी हस्बैंड को? सर वाइफ ने ऑफर दी थी, सुनो जी शाम को आओगे डिनर पे चलोगे, हस्बैंड ने एक्सेप्ट कर लिया। डिनर का एग्रीमेंट एक सोशल एग्रीमेंट है। सपोज करो हस्बैंड शाम को लेट आया, डिनर पे नहीं जा पाया, वाइफ को गुस्सा आ गया, वाइफ अगले दिन कोर्ट में चली गई, जवाब देना बोर्ड पे देख के। वाइफ बोली जज साहब इन्होंने मेरे से एग्रीमेंट करा था, ये जल्दी आएंगे, हम डिनर पे जाएंगे, ये नहीं आए। जज कहता है मैडम डोमेस्टिक एग्रीमेंट है, मेरे पास क्या करने आ रहे हो, मैं नहीं सुनूंगा आपकी बात। बोले नहीं सर इनको डांट लगाओ, मुझे इनसे कंपनसेशन दिलवाओ। जज बोला नहीं मैं नहीं सुनूंगा, राम राम, घर जाइए, मेरे पास मत आइए, बोर्ड पे देख के बताइए जज ने सुना या नहीं सुना। सर सोशल एग्रीमेंट में जज क्यों सुनेगा? सोशल एग्रीमेंट में अगर जज सुनने लगा तो जज तो पागल हो जाएगा बेटा, बताओ। जज कहेगा मैडम ये सोशल एग्रीमेंट है, मेरे पास प्लीज मत आइए, राम राम, अपने घर वापस जाइए, मैं नहीं आपको कुछ कंपनसेशन दिलवाऊंगा। हस्बैंड वाइफ के एग्रीमेंट में मैं क्यों कंपनसेशन दिलवाऊं अगर वो डिनर पे लेके नहीं गए? बच्चों बात सुनाई दी? नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ, मतलब लॉ आपको कुछ नहीं कंपनसेशन दिलवाएगा। आप कोर्ट कचहरी में जाना मत, चले भी गए तो कोर्ट आपको भगा देगा, बोलेगा भागो यहां से, सोशल एग्रीमेंट के लिए मेरे पास आ गए, भागो यहां से। एक और एग्जाम्पल लेते हैं सोशल एग्रीमेंट का। एक बच्चा अपने बाप को बोला पापा शाम को आओगे मेरे लिए चॉकलेट लाओगे? बच्चे ने ऑफर दी, पापा बोले बेटा ले आऊंगा। ऑफर बेटा की, पापा की एक्सेप्टेंस, क्या बन गया बेटा बोलो? एग्रीमेंट। लेकिन बाप बेटे के बीच में प्यार मोहब्बत का एग्रीमेंट है, इस एग्रीमेंट को क्या बोला जाएगा? सोशल एग्रीमेंट। क्या इसके लिए कोर्ट कचहरी जा सकते हैं? नो सर, इट इज नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ, हम इसके लिए कोर्ट में नहीं जा सकते। अब क्या हुआ, पापा चॉकलेट लेके नहीं आए, बच्चा अगले दिन कोर्ट में चला गया, बोला जज साहब पापा को पनिशमेंट दो, ये मेरे लिए चॉकलेट लेके नहीं आए। जज बोला ओ भागो यहां से, इट इज सोशल एग्रीमेंट, मेरे पास मत आओ, मैं कोई कंपनसेशन नहीं दिलवाऊंगा। तो इसका मतलब दोस्तों याद रखना, सोशल एग्रीमेंट इज नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ, इसके लिए हम कोर्ट कचहरी में नहीं जा सकते। क्या बात क्लियर? मेरा सवाल, सोशल एग्रीमेंट इज नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ। अब इधर देखना, कमर्शियल एग्रीमेंट में बेटा गाड़ी बेचने का एग्रीमेंट, एप्पल बेचने का एग्रीमेंट, टीचिंग का एग्रीमेंट, ये कमर्शियल एग्रीमेंट है। लॉ बोला दे आर एनफोर्सेबल बाय लॉ, दे आर एनफोर्सेबल बाय लॉ। मतलब एनफोर्सेबल बाय लॉ का मतलब आप इसके लिए कोर्ट में जा सकते हैं। अब आप बोर्ड पे देख के बताना। मैं गाड़ी सेल का ही एग्जांपल लेता हूं। पहले ए ने बोला था बी के अपनी गाड़ी बेचेगा, बी ने कहा था ठीक है मैं बेच दूंगा। बी ने गाड़ी देने का एग्रीमेंट करा था, ए ने 5 लाख में गाड़ी खरीदने का एग्रीमेंट करा था। अब हुआ क्या, ए ने पैसों का इंतजाम कर लिया, बी के पास गाड़ी लेने गया, बी ने गाड़ी देने से मना कर दिया, बी ने डिफॉल्ट कर दिया। दोस्तों कमर्शियल एग्रीमेंट है, बी ने डिफॉल्ट कर दिया, गाड़ी नहीं दी। पापा की तरह नहीं है कि चॉकलेट नहीं लाए पापा, ये कमर्शियल एग्रीमेंट है। बी ने गाड़ी देने से मना कर दिया, बोला मैं नहीं दूंगा। अब ए बोला अरे यार तूने एग्रीमेंट करा था तो गाड़ी देगा, अब तू मना कैसे कर रहा है? बी बोला मैं नहीं दूंगा। क्या ए कोर्ट में जा सकता है?
यस, ए कोर्ट में चला गया। ए ने बोला जज साहब इसने मुझे गाड़ी देने का प्रॉमिस किया था, गाड़ी नहीं दे रहा। जज बोला हाँ भाई, बी बोला सर मेरी मर्जी, मैं नहीं दे रहा। जज बोला कमर्शियल एग्रीमेंट है, ये सोशल एग्रीमेंट नहीं कि प्यार मोहब्बत है। कमर्शियल में आप दोनों पे ड्यूटी है, आप दोनों पे लीगल ड्यूटी है। ए आपको 5 लाख देना पड़ेगा, बी आपको गाड़ी देनी पड़ेगी। बी बोला सर मैं नहीं दूंगा गाड़ी। जज बोला या तो गाड़ी दे दो या बी ए को डैमेजेस दे दो। डैमेजेस मतलब ए भी गाड़ी नहीं दे रहा तेरे को, ये गाड़ी नहीं मिल रही, गाड़ी कहीं और से ऐसी खरीद ले। ए बोला सर मार्केट में मैंने ऐसी एक गाड़ी और देखी है, वो गाड़ी मुझे 5,20,000 की मिल रही है। जज बोला तू खरीद ले 5,20,000 की गाड़ी, तेरा 20,000 का जो लॉस हुआ वो हम तेरे को बी से दिलवाएंगे, क्योंकि ये लॉस तेरा बी की वजह से हुआ। तो मेरा बी को डैमेजेस देने पड़ेंगे ए को, अगर वो गाड़ी नहीं देगा। दोस्तों इसे बोलते हैं एनफोर्सेबल बाय लॉ। अगर आपने मना कर दिया कि मैं नहीं करूंगा, तो हम आपको कोर्ट में लेके जा सकते हैं और आपसे डैमेजेस वसूल सकते हैं वहां जाके। दोस्तों तो ये है एनफोर्सेबल बाय लॉ। अब सोशल एग्रीमेंट पे सब बच्चे ध्यान देंगे, दे आर नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ। वाइफ हस्बैंड को कोर्ट में ले जाकर डैमेजेस नहीं मांग सकती, बच्चा बाप को कोर्ट में ले जाकर डैमेजेस नहीं मांग सकता। लेकिन कमर्शियल एग्रीमेंट में आप कोर्ट कचहरी में जाके सामने वाले से डैमेजेस मांग सकते हो अगर उसने आपको डिफॉल्ट किया। तो विच एग्रीमेंट्स? आपको मैंने 2 तरह के एग्रीमेंट सिखाए बेटा, सोशल और कमर्शियल। क्या मैं बोल सकता हूं कमर्शियल एग्रीमेंट इज इनफोर्सेबल बाय लॉ। इसके लिए हम कोर्ट में जा सकते हैं बेटा और अपना कंपनसेशन मांग सकते हैं। कमर्शियल एग्रीमेंट इज इनफोर्सेबल बाय लॉ। तो बताओ मेरा दोस्तों बोर्ड पे देख के कौन से एग्रीमेंट इनफोर्सेबल बाय लॉ है, सोशल या कमर्शियल? वेरी गुड सर, इट इज कमर्शियल एग्रीमेंट विच आर इनफोर्सेबल बाय लॉ। अब सब बच्चे प्लीज बोर्ड पे देखो मेरा डाउट। एग्रीमेंट which is enforceable by law, agreement which is enforceable by law is contract. agreement which is enforceable by law is contract। अब इस बात का मतलब समझें बोर्ड पे, वो एग्रीमेंट जो एनफोर्सेबल बाय लॉ है, जिसके लिए हम कोर्ट में जा सकते हैं, डैमेजेस मांग सकते हैं, उन्हीं एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे। उन्हीं एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे जो एनफोर्सेबल बाय लॉ हो। सब बच्चे बताओ क्या सोशल एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ होते हैं? नहीं सर, उनके लिए हम कोर्ट में नहीं जा सकते, क्योंकि वो एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं होते। तो इसका मतलब सोशल एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेंगे, दे आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। क्रॉस। कमर्शियल एग्रीमेंट के बारे में सब बच्चों का क्या ख्याल है? सर कमर्शियल एग्रीमेंट तो एनफोर्सेबल बाय लॉ होता है, अभी हमने पिछली स्लाइड पे देखा था, इसके लिए हम कोर्ट में जा सकते हैं। कमर्शियल एग्रीमेंट्स आर एनफोर्सेबल बाय लॉ। तो कमर्शियल एग्रीमेंट्स को ही बेटा क्या बोलते हैं? सब बच्चे बोर्ड पे देखो, कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट कौन से एग्रीमेंट्स को बोलते हैं? सोशल एग्रीमेंट्स को या कमर्शियल एग्रीमेंट्स को? कमर्शियल एग्रीमेंट्स को। कोई भी एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट तब बोलेंगे जब वो एनफोर्सेबल बाय लॉ हो, उसके लिए हम कोर्ट में जा सकते हैं। अगर हम कोर्ट में जा सकते हैं उस एग्रीमेंट के लिए, डैमेजेस मांग सकते हैं कोर्ट से जाके, तो वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट है। मैं 2 इक्वेशंस फिर से लिख रहा हूं, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू एग्रीमेंट। एग्रीमेंट इफ एनफोर्सेबल इज इक्वल टू कॉन्ट्रैक्ट। मैंने 2 बातें बोली बेटा, एक बार मेरे साथ दोबारा देखना बोर्ड पे। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू एग्रीमेंट। वो एग्रीमेंट जो एनफोर्सेबल है, जिनके लिए हम कोर्ट कचहरी में जा सकते हैं, उन एग्रीमेंट्स को नाम दे दिया बच्चों कॉन्ट्रैक्ट। क्या बात क्लियर? तो मेरा सवाल, कौन से एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट बनेंगे? सोशल एग्रीमेंट्स? नहीं सर, सोशल एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेंगे। कमर्शियल एग्रीमेंट्स? जी सर, कमर्शियल एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट है। तो मेरा डाउट, अब मैं आपके सामने 5 या 10 एग्जाम्पल लिखूंगा, आप मुझे बताना कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं। आप सोचना। पहला मेरा सवाल, मम्मी ने मुझे ऑफर दी बेटा शाम को जल्दी आएगा, सब्जियां ले आएगा, फ्रूट्स और वेजिटेबल। मैंने कहा मम्मा ले आऊंगा बाजार से फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। मम्मा और मेरे बीच में एग्रीमेंट हुआ सब्जियां लाने का। सब बच्चे बोर्ड पे देखना। एक स्टूडेंट ने बोला अश्मीत सर हम आपको फीस देंगे, आप हमें पढ़ा दोगे? मैंने कहा बेटा पढ़ा दूंगा। घर से बाहर जा रहा था, नीचे वाली आंटी बोली बेटा अश्मीत। मैंने कहा हाँ जी आंटी बोलो। बोला बेटा अश्मीत मेरा एक काम कर देगा? मैंने कहा आंटी बोलो क्या काम करना है? बोली बाजार जा रहा है, मेरे लिए भी क्या फ्रूट्स ले आएगा? मैंने कहा आंटी कोई बात नहीं, आपके भी फ्रूट्स ले आऊँगा।
बाहर निकला, चौकीदार मिल गया। चौकीदार बोला बाबूजी राम राम। मैंने कहा भाई राम राम, क्या बात है भाई? बोला बाबूजी। मैंने कहा हाँ भाई बोल, क्या बात है, क्या चाहिए तेरे को? बोला बाबूजी एक 50 रुपए दोगे, चाय पीनी है। ये अब चौकीदार बोला बाबूजी। मैंने कहा बोल भाई बोल, क्या बात है? बोला बाबूजी आपकी गाड़ी मैं धो दिया करूं, मेरे को 500 रुपये दे देना, मैं आपकी गाड़ियां धो दूंगा। मैंने कहा ठीक है भाई, तू मेरी गाड़ी वॉश करती हो, मैं तेरे को 500 रुपीज दे दिया करूंगा। मेरा डाउट, मेरा सवाल। चौकीदार के बाद में जब आगे बढ़ा, आगे रास्ते में जा रहा था, वॉक करते समय मुझे एक फ्रेंड मिल गया। बोला भाई अश्मीत क्या हाल? मैंने कहा बहुत बढ़िया। कहता चल यार आज रात का डिनर पे चलें। मैंने कहा डन, तेरे साथ डिनर आज रात का। मेरा सवाल, बेटा बोर्ड पे देखते जाना। मैं दुकानदार के पास गया, मैंने दुकानदार को बोला, एक शॉपकीपर को, भैया फ्रूट्स और वेजिटेबल्स पैक कर दो। शॉपकीपर को बोला फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स पैक कर दो। शॉपकीपर से पैक कराया फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, मम्मी के लिए भी और आंटी के लिए भी। मेरा डाउट, अब आप शॉपकीपर ने पैक कर दिया। एक ऑटो वाले को बोला भैया ये मेरे घर पे छोड़ दोगे, मैं आपको किराया दे दूंगा, मैं एक्चुअली फ्रेंड के साथ डिनर पे जा रहा हूँ, ये फ्रूट्स एंड वेजिटेबल मेरे घर पे छोड़ दोगे? मैंने उसको, अश्मीत सिंह ने उस ऑटो वाले को ऑफर दी, उसने कहा जी छोड़ दूंगा, किराया लूंगा 200 रुपीज़। मैंने सारा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल उस ऑटो वाले को दे दिया, वो मेरे घर पे छोड़ देगा। मेरा डाउट, यस मेरा। अब मैं फ्रेंड के पास डिनर करने जा रहा था, तो मैंने सोचा गाड़ी में पेट्रोल भी डलवा लेता हूँ। अश्मीत सिंह ने पेट्रोल पंप पे जाके ऑफर मारी, भैया पेट्रोल है? उन्होंने कहा है। मैंने कहा भैया डाल दो 1000 रुपये का। उन्होंने कहा ठीक है बाबूजी डाल देते हैं। मेरा सवाल, मैंने कहा फ्रेंड के पास जा रहा हूँ तो कुछ उसके लिए सामान भी ले जाता हूँ। मैं एक बेकरी पे गया, बेकरी से उसके लिए कुछ चॉकलेट्स एंड बिस्किट्स पैक करा लिए। अश्मीत सिंह ने बेकरी से फ्रेंड के लिए चॉकलेट्स एंड बिस्किट्स पैक करा लिए 2000 रुपीज़ के। मेरा डाउट, मेरा एग्रीमेंट किसके साथ बना? बेकरी वाले के साथ। हम रेस्टोरेंट में गए, खाना खाया आराम से बैठ के। मैंने कहा बिल मैं पे कर दूं? कहता है चल भाई तू पे कर दे। मैंने रेस्टोरेंट वाले को ऑफर मारा, मैंने कहा भाई कितना बिल? कह रहा बाबूजी 2000। मैंने कहा ये पकड़। अश्मीत ने रेस्टोरेंट वाले से बिजनेस 2000 रुपये के लिए खाना खा के एग्रीमेंट करा। सब बच्चे बोर्ड पे बताओ, मैंने 10 एग्जाम्पल लिखे, इनमें मैंने एग्रीमेंट करा क्योंकि मैंने किसी को ऑफर दी या किसी ने मुझे एक्सेप्टेंस दी। पहला एग्जाम्पल, मम्मा ने ऑफर दी, बेटा मेरे लिए आएगा शाम को फ्रूट्स एंड वेजिटेबल ले आएगा, मैंने एक्सेप्टेंस दी, मम्मा और मेरे बीच में एग्रीमेंट बना। बच्चों बताओ क्या ये एग्रीमेंट सोशल है या कमर्शियल है? सर मम्मी के साथ कोई कमर्शियल एग्रीमेंट थोड़ी ना होगा। मम्मी ने बोला फ्रूट्स एंड वेजिटेबल ले आना, प्यार से बोला, सो ये सोशल एग्रीमेंट है। क्या ये कॉन्ट्रैक्ट बनेगा? नहीं सर, ये एनफोर्सेबल नहीं होगा। बताओ क्या अगर मैं शाम को फ्रूट्स एंड वेजिटेबल लेके नहीं गया, मेरी मम्मी मेरे पे कोर्ट में केस करके डैमेजेस मांग सकती है? नहीं सर। तो ये मम्मी के साथ जो एग्रीमेंट करा ये सोशल है, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। सब बच्चे अगला बताना, स्टूडेंट ने फीस दी पढ़ा दोगे? मैंने एक्सेप्टेंस दी पढ़ा दूंगा। हमारा एग्रीमेंट बना। मेरा डाउट, प्रॉपर बेटा पैसे लिए हैं बच्चे से काम टीचिंग का, टीचिंग एक कमर्शियल एग्रीमेंट है, यस और नो? मैंने नहीं पढ़ाया, लॉ कहता है ये कॉन्ट्रैक्ट है, मुझे बच्चे को डैमेजेस देने पड़ जाएंगे। आंटी ने बोला अश्मीत सिंह मेरे लिए भी फ्रूट ले आएगा। आंटी से मेरा प्यार मोहब्बत था, मैंने कहा आंटी ले आऊंगा। बताओ प्यार मोहब्बत आ गया, एग्रीमेंट कौन सा होगा? सोशल होगा। क्या कॉन्ट्रैक्ट है? नहीं सर। अगर मैं आंटी के लिए फ्रूट्स नहीं लाया, आंटी मेरे खिलाफ कोर्ट कचहरी में थोड़ी ना जा सकती है। चौकीदार बोला बाबूजी मैं आपकी गाड़ी धो दूं? मैंने कहा धो दियो। बोला 500 रुपये दे देना। लॉ कहता है इस एग्रीमेंट में गाड़ी धोने का एग्रीमेंट प्यार से नहीं हुआ, 500 रुपये के बदले वो गाड़ी धो रहा है, बिजनेस नेचर का एग्रीमेंट है, कमर्शियल है, कॉन्ट्रैक्ट है। अगर चौकीदार 500 रुपये लेके गाड़ी नहीं धो रहा तो मैं उस पर कोर्ट में केस कर सकता हूँ, बोलूंगा जज साहब 500 रुपये ले लिए, मेरी गाड़ी नहीं धो रहा। उल्टा अगर वो गाड़ी धो दे, मैं 500 रुपये नहीं देता, वो मेरे खिलाफ कोर्ट में केस कर सकता है। फ्रेंड के साथ डिनर पे जा रहा हूं, दोस्तों बताना, फ्रेंड और मेरे बीच में डिनर का एग्रीमेंट प्यार मोहब्बत है, सोशल एग्रीमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। क्या बात क्लियर? मेरा नोट, अश्मीत सिंह ने शॉपकीपर को बोला भैया फ्रूट मिलेगा? उसने कहा हाँ जी। मैंने कहा पैक कर दो। मेरे और उसके बीच में एग्रीमेंट कौन सा है बेटा? कमर्शियल, कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा क्योंकि मैंने सब्जियां खरीदी दुकानदार से, बिजनेस नेचर का ट्रांजैक्शन किया। ऑटो वाले के साथ एग्रीमेंट करा, भैया किराया ले लो, छोड़ाओगे मेरे घर पे, कमर्शियल नेचर है, प्यार मोहब्बत थोड़ी ना है, कॉन्ट्रैक्ट बनेगा बेटा। बताओ
पेट्रोल पंप से एग्रीमेंट करा, ये भी कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। बेकरी से एग्रीमेंट करा, ये भी कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। रेस्टोरेंट वाले से कॉन्ट्रैक्ट करके बिल दिया, ये सब कॉन्ट्रैक्ट बनेंगे, क्योंकि ये सब कमर्शियल नेचर के हैं बेटा। क्या बात क्लियर? तो मेरा डाउट, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट? सर एग्रीमेंट सोशल और कमर्शियल दो तरह का होगा। सोशल एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेंगे, हम उनके लिए कोर्ट कचहरी में नहीं जा सकते, लेकिन कमर्शियल एग्रीमेंट्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट बनेंगे, हम उसके लिए कोर्ट कचहरी में जा सकते हैं। तो बोलो बेटा, कुछ कुछ समझ आया व्हाट इज एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट? यस सर, मेरा डाउट। अब आप सब बच्चे मुझे बताना, यस मैंने क्या बोला, सम अप कर लें एक बार, बताइए बेटा। सम अप करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। मैंने आपको ऑफर दी, आपने मुझे एक्सेप्टेंस दी, हमारे बीच में क्या बन गया बेटा? बोलो एग्रीमेंट। एग्रीमेंट कितने तरह का होगा? सोशल और कमर्शियल। सोशल एग्रीमेंट एनफोर्सेबल नहीं होता, इसलिए वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। कमर्शियल एग्रीमेंट एनफोर्सेबल होता है, इसलिए वो क्या बन जाएगा बेटा? बोलो कॉन्ट्रैक्ट। बोलो भाई बोलो, आया समझ या गया? आ गया सर, नहीं आया तो कोई बात नहीं, आगे आ जाएगा समझ। क्लियर? मेरा डाउट, अब जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं बच्चे, कॉन्ट्रैक्ट, अब देखो ए ने बी को बोला कॉन्ट्रैक्ट कर, चल मैं तेरे को गाड़ी बेचता हूं। बी ने कहा मैं तेरे को 5 लाख दूंगा। ए बी, सपोज ए कार दे रहा है बी को, बी कार खरीद रहा है 5 लाख रुपए में। इनके बीच में ऑफर है कार के लिए, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस है, गाड़ी बेचने खरीदने की बात हो रही है। दिस इज अ कमर्शियल एग्रीमेंट, दिस इज अ कमर्शियल एग्रीमेंट। क्या इसको कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा? जी बेटा, इसको कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। क्या बात क्लियर? अब आप मेरी बात का आराम से जवाब देना। इस कॉन्ट्रैक्ट में अगर ए गाड़ी नहीं देता या बी पैसे नहीं देता तो हमें डैमेजेस चाहिए, यस और नो? हम डैमेजेस शिकायत करेंगे कोर्ट में, सर ये गलत कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट करके हमारे साथ चीटिंग कर रहा है। सपोज ये गाड़ी नहीं देता, बी कोर्ट में केस करेगा, या ए गाड़ी देने को तैयार है, बी गाड़ी नहीं ले रहा, जो भी पार्टी डिफॉल्ट करेगी या दूसरी पार्टी उस पर कोर्ट में केस करेगी। जब हम केस करेंगे तो जज जो होगा कोर्ट का, वो फैसला कौन से लॉ को पढ़ के सुनाएगा? कौन सा लॉ है जहां पे कॉन्ट्रैक्ट के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे हैं? मेरा क्वेश्चन समझ आया? कौन सा लॉ है जिसमें कॉन्ट्रैक्ट के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे हैं? तो जवाब है जज साहब, कॉन्ट्रैक्ट के लिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ेंगे। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अंग्रेजों का बनाया लॉ है बेटा, इसमें कॉन्ट्रैक्ट के सारे रूल्स लिखे हैं। अगर ए ने डिफॉल्ट करा तो ए को कितना डैमेजेस देना पड़ेगा, सारा कॉन्ट्रैक्ट के लॉ में लिखा हुआ है। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कॉन्ट्रैक्ट के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस है, बहुत मजा आएगा पढ़ने में। जब भी कोई पार्टी डिफॉल्ट करेगी तो उसको क्या पनिश, क्या रूल्स, क्या डैमेजेस, क्या अमाउंट का कंपनसेशन देना पड़ेगा, इसके सारे रूल्स इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में लिखे हैं। बच्चों, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में बना था। मेरा डाउट, ये पूरे इंडिया पे एप्लीकेबल है, आज के जमाने में ये पूरे इंडिया पे एप्लीकेबल है, और ये 1 सितंबर 1872 से एप्लीकेबल है। ये पूरे इंडिया पे एप्लीकेबल है 1 सितंबर 1872 से। दोस्तों, ये लॉ बनाया किसने? अंग्रेजों ने। कहते हैं 1872 से पहले जब ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं था तो हिंदू लोगों के लिए हिंदू लॉज होते थे। जब भी हिंदू लोग कॉन्ट्रैक्ट करते थे, हिंदू लॉज के हिसाब से करते थे, मुस्लिम लोग मुस्लिम लॉ के हिसाब से करते थे। सपोज ए और बी हिंदू थे, ए और बी हिंदू थे तो हिंदू लॉ के हिसाब से वो कॉन्ट्रैक्ट करते थे। ए और बी मुस्लिम थे तो वो मुस्लिम लॉ के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट करते थे। आफत पता कब खड़ी होती थी? जब एक पार्टी हिंदू थी और एक पार्टी मुस्लिम थी। मान लो ये हिंदू था, बी मुस्लिम था, इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब ए कह रहा है हिंदू लॉ के हिसाब से चलो, बी कह रहा है नहीं मुस्लिम लॉ के हिसाब से चलो, आफत खड़ी हो गई। दोनों हिंदू हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं था, दोनों मुस्लिम हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं था, बट अगर एक हिंदू एक मुस्लिम तो हिंदू और मुस्लिम लॉ में लड़ाई हो जाती थी। हिंदू कहता था हिंदू लॉ लगाओ, मुस्लिम कहता था मुस्लिम लॉ लगाओ। अंग्रेज़ों ने कहा यार ये चक्करी झगड़ा ही खत्म करो, हम एक कॉमन लॉ बना देते हैं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, और धर्म के आधार पर कोई भी लॉ नहीं लिखा जाएगा। अंग्रेज़ों ने बोला ये लॉ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट धर्म के आधार पर नहीं लिखा गया, ये लॉ हिंदू पे एप्लीकेबल है, नहीं सर, मुस्लिम पे एप्लीकेबल है, नहीं सर, सर ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पूरे इंडिया पे एप्लीकेबल है। इंडिया में चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे पारसी हो, इंडिया में जो लोग भी हैं सब पे ये लॉ एप्लीकेबल है बेटा। तो बच्चों को क्या ये वाली बात समझ आ गया?
तो मेरा डाउट, चलिए बच्चे आज हमने डिस्कस किया इंट्रोडक्शन में कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। कॉन्ट्रैक्ट के लिए मेरा सवाल, कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है, हमने आपके साथ डिस्कस किया और आपको समझाया। मेरा डाउट बच्चों, मैं एक सवाल और बोलता हूं, मैं आपको आपका स्टडी मैट दिखाता हूं, एक बार बोर्ड पे देखिएगा। चलिए एक बार स्टडी मैट देखने से पहले आप मुझे बताइए, क्या आपको इतनी बात क्लियर है? यस। अगर आपको समझ आ गया हो तो अब हम लोग लिखना शुरू करेंगे। आइए 5 मिनट लगा लें, लिख लेते हैं। जो समझा उसको प्रॉपर नोट्स के फॉर्म में लिखते हैं, ताकि एग्जाम के अंदर किस तरह से प्रेजेंट करना है। हेडिंग डालते हैं चैप्टर 1, नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सबसे पहले लिखिए एप्लीकेबिलिटी ऑफ एक्ट। जो जो लिखा वही, जो समझाया वही लिखवाऊंगा बेटा। सेक्शन 1, एप्लीकेबिलिटी ऑफ एक्ट। दिस एक्ट मे बी कॉल्ड, इस एक्ट का नाम क्या है बच्चों? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। इट एक्सटेंड्स टू, बेटा साथ साथ लिख लीजिए, इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया। It extends to whole of India. It is applicable with effect from 1 September 1872। चलिए क्लास फटाफट लिखिएगा इतना। यस बच्चों, इतना लिख लीजिएगा, एप्लीकेबिलिटी ऑफ एक्ट। इस एक्ट का नाम है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये इंडिया पे लगता है इस डेट से। ये बात सेक्शन 1 में लिखी है। सेक्शन का मतलब क्या होता है? जो लॉ होते हैं ना बेटा, इन्हें सेक्शंस के फॉर्म में लिखा जाता है। हम अपनी अंग्रेजी में बोलते हैं ना, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3। लॉ में पॉइंट नहीं बोलते, सेक्शन नंबर बोलते हैं। सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 ऐसे करके। तो पहले सेक्शन में बताया गया ये लॉ किस पे एप्लीकेबल है। नॉर्मली जो पहला सेक्शन होता है, नॉर्मली स्पीकिंग, वो यही बताता है कि ये लॉ कब आया था, किस पे एप्लीकेबल है, हिस्ट्री की बात करता है। इज इट ओके? अब हम लोग क्या लिख रहे हैं बच्चों, जरा बताना। सेक्शन 1 हम लोगों ने पूरा लिख लिया। इज इट ओके? अब लिखो डेफिनेशन ऑफ एग्रीमेंट। डेफिनेशन ऑफ एग्रीमेंट। आई रिपीट माय वर्ड्स, डेफिनेशन ऑफ एग्रीमेंट। अब हम एग्रीमेंट लिखते हैं। अगर हम देसी भाषा याद करें तो कोई बताएगा व्हाट वाज एग्रीमेंट? ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू एग्रीमेंट। क्या मैं ठीक बोल रहा हूं बच्चों? ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू एग्रीमेंट। डू यू ऑल एग्री विद दिस? ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू एग्रीमेंट, है ना? लेकिन लॉ मेकर ने, ये तो समझने की बात हो गई ना, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। लॉ में हम ऐसा थोड़ी ना लिख सकते हैं पेपर में जाके कि ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू एग्रीमेंट। लिखिएगा इसकी डेफिनेशन सेक्शन 2 ब्रैकेट ई, इसे हम बोलते हैं सेक्शन 2 क्लॉज ई में लिखिए। लिखिएगा यस। डेफिनेशन ऑफ एग्रीमेंट लिख रहे हैं। इससे पहले डेफिनेशन ऑफ एग्रीमेंट लिखें, सब लोग बोर्ड पे 1 मिनट सुनेंगे। एग्रीमेंट का एक और नाम होता है प्रॉमिस। मैंने क्या बोला? एग्रीमेंट का एक और नाम क्या होता है बेटा? बोलो, प्रॉमिस। लिखिएगा एवरी प्रॉमिस और, या एंड लगा लीजिएगा, एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस इज एन एग्रीमेंट। Every promise and every set of promise is an agreement। सब बच्चे फिलहाल के लिए डेफिनेशन का सिर्फ थोड़ा सा पार्ट देखें। Every promise is an agreement।
हर प्रॉमिस एग्रीमेंट है, यानी प्रॉमिस इज इक्वल टू एग्रीमेंट। एग्रीमेंट का दूसरा नाम प्रॉमिस है। एवरी प्रॉमिस इज एन एग्रीमेंट। तो मेरा डाउट, आपसे कोई पूछेगा एग्रीमेंट की डेफिनेशन ऐसे लिखनी है। अब आपसे कोई पूछेगा भैया एग्रीमेंट का मतलब एवरी प्रॉमिस इज एन एग्रीमेंट, ये जो वर्ड है ना एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस, ये अभी नहीं समझेंगे, थोड़ी देर बाद सीखेंगे, एकदम नहीं समझ आएगा फर्स्ट क्लास में। डेफिनेशन ऑफ प्रॉमिस, 2 ब्रैकेट बी में बताया प्रॉमिस क्या है, जैसे हम देसी भाषा में बोलते थे। हाँ जी, when the person to whom proposal is made signifies his consent thereto, comma, the proposal is said to be accepted. The proposal is said to be accepted. When the person to whom proposal is made signify his consent thereto, the proposal is said to be accepted. Full stop. A proposal when accepted becomes a promise. A proposal when accepted becomes a promise. सब लोग इतना लिखो। When the person to whom proposal is made signifies his consent thereto, the proposal is said to be accepted. A proposal when accepted becomes a promise. अब सब बच्चे इतना लिख के ब्रेक मार देंगे। बच्चों, हम जिसे ऑफर बोलते हैं ना, ऑफर का एक और नाम है प्रपोजल। आप पेपर में ऑफर की जगह प्रपोजल लिखोगे तो भी बिल्कुल सही है। मेरा डाउट देखिए, व्हेन द पर्सन टू होम प्रपोजल इज मेड, जैसे हमने ऑफर मारा, ए ने ऑफर मारा था बी को, बी क्या अपनी गाड़ी मुझे बेचेगा? ए ने ऑफर मारा बी को, क्या अपनी गाड़ी मुझे बेचेगा? बी ने अपनी एक्सेप्टेंस दे दी, हाँ भाई बेचूंगा। सिग्निफाई का मतलब होता है बता दी। किसने बता दी? बी ने। सिग्निफाई हिज कंसेंट देयर टू, बी ने अपना कंसेंट सिग्निफाई कर दिया। बी ने ए को बोला हाँ भाई मैं गाड़ी बेच दूंगा, तो माना जाएगा कि प्रपोजल क्या हो गया है? एक्सेप्टेड। प्रपोजल मतलब बेटा माना जाएगा ऑफर एक्सेप्ट हो गई है। कैसे, कब माना जाएगा कि ऑफर एक्सेप्ट हो गई? जब बी ए को बोल देगा हाँ भाई मैं तेरी गाड़ी ले लूंगा, ऑफर एक्सेप्ट हो गई। बच्चों जब बताओ ऑफर एक्सेप्ट हो गई, यानी ऑफर को क्या मिल गया? बताओ एक्सेप्टेंस। तो क्या बन गया? एग्रीमेंट। और एग्रीमेंट को ही एक और नाम से बुलाते हैं, क्या बेटा बोलो? प्रॉमिस। तो पढ़िए, अ प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस। जब एक प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाएगा तो उसे प्रॉमिस बोला जाएगा। प्रॉमिस को ही बोलते हैं बेटा एग्रीमेंट। यहां तक प्रॉमिस क्लियर है? और ऊपर की डेफिनेशन में लिखा था प्रॉमिस एग्रीमेंट है, घुमा के बातें लिखी हैं। मेरा डाउट, पहले प्रॉमिस समझ आया, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू प्रॉमिस। जैसे हम एग्रीमेंट बोलते थे, लॉ मेकर कहते थे प्रॉमिस, हमने कहा ठीक है सर हम आपकी मान लेते हैं, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू प्रॉमिस। फिर आगे बोला एवरी प्रॉमिस इज एन एग्रीमेंट, हमने कहा इसका मतलब ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू प्रॉमिस या इज इक्वल टू एक्सेप्ट एग्रीमेंट, जो मर्जी बोलो बेटा। क्लियर? कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं चाहिए। एग्रीमेंट का दूसरा नाम प्रॉमिस है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। चलिए लास्ट डेफिनेशन लिखिए, डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। यस, डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मेरे साथ लास्ट डेफिनेशन लिखते हैं, डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। यस क्लास, सेक्शन 2 ब्रैकेट एच में डिफाइन है, एन एग्रीमेंट इनफोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट या इज कॉन्ट्रैक्ट। वही एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनेंगे बेटा जो इनफोर्सेबल बाय लॉ हैं, जिनके लिए हम कोर्ट कचहरी में जा सकते हैं। वही एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनेंगे जिनके लिए हमारे पास लीगल ऑब्लिगेशंस हैं, हमें कोर्ट में जाना पड़ जाएगा अगर हमने गलत काम कर दिया तो। उन्हीं एग्रीमेंट्स को कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे। तो आइए, हमने 3 डेफिनेशंस लिखी। एग्रीमेंट की डेफिनेशन, एवरी प्रॉमिस इज एन एग्रीमेंट। प्रॉमिस की डेफिनेशन के ऑफर को जब एक्सेप्टेंस मिल जाए तो बनता है प्रॉमिस, और प्रॉमिस को ही क्या बोलते हैं? एग्रीमेंट। और
कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन, व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट? कोई भी एग्रीमेंट जो एनफोर्सेबल है, जिसके लिए हम कोर्ट कचहरी में जा सकते हैं, उस एग्रीमेंट को क्या बोलेंगे बेटा, बताना, कॉन्ट्रैक्ट। चलिए बेटा, हमने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट का एक इंट्रोडक्शन डिस्कस किया कि भैया कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। मेरा सवाल, आपको कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्लियर है? इतनी क्लास देखने के बाद अपने आप से 2 सवाल पूछना। पहला, क्या आपको पेपर का लैंग्वेज समझ आ गया? पेपर में कितने लॉस हैं, कितने नंबर के क्या लॉस हैं? सेकंड, आज हमने क्या डिस्कस किया, लॉ क्या होता है, और लॉ में हमने थोड़ा सा क्या पढ़ा, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्लासेस में मैं आपको इसको और एलैबोरेट करके सिखाऊंगा, आगे बढ़ेंगे। आज के लिए हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। बाय बाय टू ऑल, हैव अ नाइस डे। अच्छे से क्लास को सुनो, अच्छे से पढ़ो और ग्रो करो बेटा। दैट्स ऑल, बाय टू ऑल।